सभी प्रतियोगी छात्रों को नमस्कार। मैं मुकेश यादव एक ऑटिज्म ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था आहार नाल का, उसको आगे बढ़ाते हैं। पीछे वाले जो 3 वीडियो अब तक आप लोगों के पास पहुंचे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उनकी पढ़ाई की होगी और जो कंपटीशन के लिहाज से पिछले साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व किया होगा। जो भी क्वेश्चन वहाँ से पहले पुराने पेपर के अंदर आपको मिला होगा उसका आंसर आप लोगों ने प्राप्त किया होगा। देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा था मानव पाचन तंत्र का, इसके अंतर्गत अपन ने पढ़ लिया था। आपने देखा था कि 2 भाग थे इसके, एक आहार नाल था और दूसरा पाचक ग्रंथियां थी, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसके अंदर अपन ने क्या क्या देख लिया अब तक अपन ने इसमें देख लिया था मुख देख लिया था, दूसरा मुख गुहा हो गया, बक्कल कैविटी हो गई, तीसरा ग्रसनी यानी फेरिंग्स हो गई, चौथा ओसोफेगस यानी ग्रासनाल हो गया, 5वां आमाशय यानी स्टमक हो गया। ठीक है, आज इसका 6वां और 7वां भाग, आखिरी 2 भाग जो बचे हैं वो अपन लेंगे। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। इन भागों का अपने को अध्ययन करना है। देखो, ये दोनों ही भाग जो है कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला भाग जो है सबसे महत्वपूर्ण, इसी में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? इसकी संरचना से संबंधित और इसमें पाचन की क्रिया से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अपन पूरा डिटेल से इसको देखेंगे। क्लियर? देखो, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पहले इसकी संरचना पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, उसके बाद में आगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। मैं इसका पहले डायग्राम बना देता हूँ, छोटा सा डायग्राम, जिससे अपन समझ सके चीज को। देखो, अपन ने लास्ट में देखा था आमाशय का चित्र। आमाशय से आगे एक यू आकृति की नलिका होती है। मानव में आमाशय से जुड़ी हुई एक यू आकृति की नलिका होती है। यह यू आकृति की नलिका जहां से शुरू होती है वहां से छोटी आंत शुरू हो जाती है। उसके बाद में ये जो नलिका है ये अत्यधिक कुंडलित स्वरूप में पाई जाती है। ये जो कुंडलित स्वरूप है, ये कुंडलित स्वरूप इस छोटी आंत को ही प्रदर्शित करता है। ये अपन इसके अंदर इतना भाग बना करके पूरी स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखो, ये जो पहले वाला भाग है, जो यू आकृति की नलिका, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ड्यूडेनम, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? ग्रहणी। ठीक है, ये भाग यहां से लेकर के इससे ऊपर की तरफ आमाशय से जुड़ा हुआ है। यहां तक का जो भाग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इस ड्यूडेनम यानी ग्रहणी को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में आगे वाला भाग जो है ये किसको प्रदर्शित करता है? ये जेजुनम को रिप्रेजेंट करता है। ये जेजुनम को प्रदर्शित करता है, जिसको हम मध्यांतर भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और कितनी लंबी है ये बताऊंगा अभी। आखिरी भाग जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? इलियम को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो इलियम है इसको अपन क्या कहते हैं? शुद्धांतर भी कहते हैं। समझ गए चीज? यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने भाग है? 3 भाग है। लिख देता हूं यहाँ पर, छोटी आंत के कितने भाग है? 3 भाग। सबसे पहला भाग लेके चल रहा हूं, ग्रहणी। डायग्राम की सहायता से आपको समझ में आ गया होगा ग्रहणी भाग कहां से जुड़ा होता है। पहली चीज, ग्रहणी भाग जो है वो एक और आमाशय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरी ओर किससे जुड़ा हुआ है? दूसरी ओर जुड़ा हुआ है ये छोटी आंत के जेजुनम भाग से, यानी मध्यांतर भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? ये यू आकृति की संरचना होती है।
आगे देखना, इसका व्यास, वैसे छोटी आंत और बड़ी आंत में जनरल सी बात है, आप सभी लोगों को पता है कि जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत, इनके नाम को समझने के लिए दो चीजों का सहारा लिया जाता है, एक इनका व्यास, दूसरा इनकी लंबाई। देखो छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है लेकिन व्यास क्या होता है, कम होता है, ठीक है। बड़ी आंत देखोगे आप, देखना इसका व्यास क्या होता है, अधिक होता है, लंबाई क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यानी बड़ी आंत जो है वो लंबाई में कम रहेगी लेकिन अधिक चौड़ी है, इसलिए उसको क्या कह दिया गया, बड़ी कह दिया गया। और ये जो छोटी आंत नाम लिखा गया है, ये तो जनरल सी बात है, बहुत छोटी क्लास से आपने पढ़ता रहता है। इसका व्यास जो है वो क्या है, कम है, लेकिन इसकी लंबाई क्या है, अधिक है, ठीक है। अब कम व्यास के कारण जो है इसको क्या कहा गया है, छोटा कहा गया, ठीक है। और इसको अधिक व्यास के कारण क्या कहा गया, बड़ा कहा गया। तो ये बात बहुत छोटी सी बात है। देखो आगे, इस भाग के अंदर, इस ग्रहणी भाग के अंदर यहां पर अपन ने डायग्राम बनाया था यकृत का, एक बार दोबारा बना करके बता देता हूं। यकृत के अंदर आपको पता है दो पालियां होती हैं, दोनों का मैं चित्र बनाऊंगा। ये बड़ी पाली है, ये छोटी पाली है, आगे वहां पर पूरा यकृत में बताऊंगा। ये यकृत से आने वाली नलिका है, ठीक है। ये जो नलिका है ये अग्नाशय से आने वाली नलिका के साथ जुड़ती है, ठीक है। अग्नाशय से आने वाली नलिका के साथ ये जुड़ करके एक कॉमन डक्ट के साथ, यानी आप ये कह सकते हो कि सामान्य नलिका की सहायता से किसमें खुलती है, इस ग्रहणी भाग में खुलती है। यहाँ पर जिस स्थान पर ग्रहणी भाग में खुलती है वहां पर एक कपाट पाया जाता है, एक स्पिंकेटर पाया जाता है। देखो इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ बड़ा करके यहाँ पर, जिससे आप लोग थोड़ा ज्यादा समझ पाओ। देखना ये वाली जो संरचना है, इस तरफ से ये अग्नाशय से आने वाली नलिका है, जिसको अग्नाशयी नलिका कहते हैं। ये अग्नाशयी नलिका, और इस तरफ जो है यकृत से आने वाली नलिका, ठीक है। ये दोनों नलिकाएं जुड़ करके यहाँ पर एक फूली हुई संरचना का निर्माण करती है, ठीक है। एक ऐसी फूली हुई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस फूली हुई स्ट्रक्चर का आखिरी भाग यहाँ पर जो है, यहाँ पाया जाता है स्पिंकेटर ऑफ ओडी। स्पिंकेटर ऑफ ओडी, जिसको हिंदी में भी यही लिखते हैं। या ओडी का स्पिंकेटर भी आप इसको कह सकते हो, ओडी साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम के आधार पर इसको रखा गया है, ठीक है। ये जो दोनों नलिकाएं हैं, इन दोनों नलिकाओं के जुड़ने से यहां पर एक फूली हुई संरचना बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर, इसको आप हिंदी में अगर लिखो तो ये एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। एम्पुला ऑफ वेटर क्या है, ये अग्नाशयी नलिका है, ये यकृत से आने वाली नलिका है, कॉमन हिपेटिक डक्ट है। बताऊंगा सारी चीजें जो है वो आगे में ग्रंथियां पढ़ूंगा, डक्ट का नाम वहां पर बता दूंगा, यहाँ काफी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप इससे जुड़ी रचनाओं को ही देखें। देखो ये जो खुली हुई संरचना, जिसकी सहायता से यकृत से आने वाली नलिका और अग्नाशय से आने वाली नलिका है, दोनों इस ग्रहणी भाग में खुलती है, उस खुली हुई संरचना को कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर क्या होता है, ये पूछा जाता है। एम्पुला ऑफ वेटर जो है वो ग्रहणी से संबंधित भाग है, जो कि यकृत से आने वाली नलिका और अग्नाशय से आने वाली नलिकाओं को किस में खोलता है, ग्रहणी में खोलता है। और इसके यहाँ पर पाए जाने वाली जो संरचना है उसको हम कहते हैं स्पिंकेटर ऑफ ओडी, जो कि यहाँ से जो भोजन है उसको इस तरफ जाने से रोकता है, साथ ही यहाँ पर जो पाचक एंजाइम आएंगे उन पाचक एंजाइम्स को इस ग्रहणी भाग के अंदर रिलीज करवाता है। बात समझ आ गई? तो इस ग्रहणी भाग के अंदर आपके सामने जो एक महत्वपूर्ण रचना है वो कौन सी है, स्पिंकेटर ऑफ ओडी। तो हम इसमें यह लिख सकते हैं कि ग्रहणी भाग के अंदर स्पिंकेटर ऑफ ओडी पाया जाता है, ठीक है, जो कि
यकृत से और अग्नाशय से आने वाली जो वाहिनी है उनके चित्र को नियंत्रित करता है, उसको खुलने और बंद होने को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। आगे देखो, छोटी आंत के अंदर ये वाला जो भाग है इसकी लंबाई जो है छोटी आंत की दृष्टि से, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अगर ये पूछा जाए कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग ग्रहणी है। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है, ग्रहणी है। इसकी लंबाई जो है सबसे कम होती है, छोटी आंत की दृष्टि से बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप व्यास देखोगे, यानी अगर हम छोटी आंत की बात करें तो कुछ चीजें जो है ऐसी चीजें जिनको आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, तभी आप पकड़ कर पाओगे। लेवल से थोड़ी सी बराबर की बात भी है, आप छठी सातवीं किताबों में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, 10th में भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते तब तक बता रहा हूं। ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नलिका पाई जा रही है, अगर उसकी पूरे व्यास की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो सबसे ज्यादा चौड़ी नलिका कौन सी है छोटी आंत के अंदर, वो है ग्रहणी। यानी ग्रहणी में सबसे अधिक व्यास किसका है, व्यास अधिक किसका है, छोटी आंत में सबसे अधिक व्यास किसका है, ग्रहणी का है। बात समझ में आ गई। लंबाई, अगर लंबाई देखें सबसे लंबा भाग कौन सा है छोटी आंत के अंदर, तो वो कौन सा है, इलियम। इलियम भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षुद्रांतक कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे चौड़ा भाग ग्रहणी हो गया, सबसे लंबा भाग इलियम हो गया। एक और क्वेश्चन यही मैं बता देता हूँ, ग्रहणी का छोटी आंत का वह भाग जिसमें सबसे ज्यादा पाचन होता है, तो वह भाग कौन सा है, ये वाला भाग ही है, कौन सा, ग्रहणी का। लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूं, अधिकतम पाचन, अधिकतम पाचन छोटी आंत के कौन से भाग में होता है, ग्रहणी भाग में होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस ग्रहणी भाग की और महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इनके बारे में, इनकी लंबाई के बारे में और व्यास के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखो, अगर टोटल लंबाई की बात की जाए, छोटी आंत की पूरी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी जो लेंथ होती है, ये वाली जो आप देख रहे हो ग्रहणी की लंबाई जो है, ये लगभग 45 सेंटीमीटर तक होती है, यानी लगभग 45 सेंटीमीटर ऐसे छोटी आपको मिलेगी। उसके बाद में ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का भाग, ये जो पार्ट है, ये जेजुनम का भाग है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई आपको 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक मिल सकती है। ठीक है, और सबसे लंबा भाग जो है वो कौन सा होता है, इलियम होता है, जिसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर तक होती है। अगर आप कुल मिलाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई देखो, तो ये आपको किताबों के अंदर जो लिखी हुई मिलेगी, कहाँ से, 4.5 मीटर से लेकर के या आपको 6 मीटर तक लिखी हुई मिल सकती है। बात समझ में आ गई। तो अगर इनके अंदर लंबाई के अंदर सबसे लंबा भाग कौन सा आपके सामने आ गया, इलियम है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कौन सा भाग है, जेजुनम है। सबसे छोटा भाग कौन सा है, ग्रहणी है। ठीक है, व्यास की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा भाग ये है, उसके बाद में ये, और सबसे कम व्यास किसका होता है, वो होता है इस इलियम का होता है। बात समझ में आ गई। अब देखो, इस पूरी छोटी आंत के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, वो सबसे महत्वपूर्ण रचना ये है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर, इसकी जो इनर सरफेस है, उस इनर सरफेस पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। यानी ये जो छोटी आंत की आंतरिक सतह है, उस पर अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, मैं एक बड़ा डायग्राम बनाऊंगा जिसकी सहायता से अपन समझेंगे। मैं पहले इस ड्यूडेनम के अंदर ही वो सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप क्लियर कर सको कि इंटेस्टाइन के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो, आपको तीनों भाग पता चल गए होंगे, कहां पर कौन सा भाग है ये पता चल गया होगा। आगे देखो, ग्रहणी की या छोटी आंत की आंतरिक संरचना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, ये मैंने छोटा सा भाग बनाया है ग्रहणी का, इसके अंदर मैंने बाहर की दीवारें बनाई है। अंदर की तरफ आप ये जो भाग देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि इसकी आंतरिक सतह जो है, इस पर इस प्रकार की अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है। अब ये इधर वाली पर भी, इस तरफ वाली पर भी सेम ऐसे जैसे मैंने यहाँ से इस एक को काट करके और फिर ये अलग से यहाँ पर बनाया गया। बात समझ में आ गई कि ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है
क्योंकि जो छोटी आंत होती है उसकी आंतरिक सतह जो है उस पर ऐसे ये उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, एक्चुअल में अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये नलिका है, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक नलिका है और इस नलिका के भीतर की जो दीवार है उस दीवार पर ऐसे उभार पाए जाते हैं। ठीक है, ये गोल गोल बल्ले पाए जाते हैं, इन्हीं को हम कहा जाता है, इसी को कहा जाता है रिंग्स ऑफ कर्करी। लिख दो यहां पर रिंग्स ऑफ कर्करी। ये रिसेंटली एक नया शब्द अपनी आईबीएसई की 12th क्लास की बुक के अंदर लिख रखा है कि कर्करिंग की बल्ले किसे कहते हैं। तो कर्करिंग की बल्ले पूछा जा सकता है अब आगे, क्योंकि अब तक तो ये नाम दिया हुआ नहीं था, लेकिन आगे पूछा जा सकता है कर्करिंग की बल्ले का मतलब ये है छोटी आंत की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले जो बल्ले हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है रिंग्स ऑफ कर्करिंग। कर्करिंग के बल्ले कहा जाता है। बात समझ में आ गई। एक्चुअल में अगर इस चीज को हम समझने बैठे तो हम ऐसे समझेंगे कि एक नलिका है और इस नलिका की आंतरिक सतह पर ये जो उभार से उभार पाए जा रहे हैं, ठीक है, इनके उभार से उभार होने पर ये ऐसी गोल गोल रचनाएं, भाई नलिका जो पूरी नलिका है, जैसे आप ये मार्कर देख रहे हो, ये पूरा ऐसी गोल संरचना है ना, तो ये इसके अंदर वाली सतह पर जो आंतरिक सतह है उस पर जो उभार बनेगा पूरी नलिका में बनेगा ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर तो देखो अपन ने केवल एक जगह बनाकर दिखा दिया, लेकिन वास्तविकता आप सोच के देखो कि ये जो मार्कर है, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये दीवार जो इसकी पूरी गोलाई पर ही तो होगा ना, तो ये रिंग होगी। तो ये जो गोल बल्ले इसके अंदर की तरफ ऐसी पाए जा रहे हैं, समझने की कोशिश करो। एक पाइप आती है ऐसी जिसमें बाहर की तरफ गोल गोल रिंग होती है, हार्ड सी आती है जो पानी पे आसानी से पिचकती नहीं, तो वो क्या करती है, वो जो रिंग आती है उस पाइप को पिचकने से रोकती है। सेम वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो इनर वो सरफेस है, उस सरफेस पर ऐसे गोलाकार उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसी गोल संरचना है वो काफी अंदर आई हुई है, फिर आगे गोल पूरी है और ऐसी अंदर की तरफ उभार बना करके पाई जा रही है। तो ये जो गोल रचना है उसको हम कहते हैं रिंग ऑफ कर्करी। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ड्यूडेनम पार्ट के अंदर ये नलिका की आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली गोलाकार बल्ले नुमा संरचनाओं को ही क्या कहा जाता है, कर्करिंग की बल्ले कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे ये जो संरचना है, इस संरचना में क्या क्या होती है। ये जो ऐसी संरचना बनी है, इस एक संरचना को हम क्या कहते हैं, इस संरचना को हम कहते हैं विलय, या हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, रसांकुर। ठीक है, देखना इस रसांकुर की दीवार पर ये आपको कोशिकाएं दिख रही होंगी। इन कोशिकाओं की सतह पर मैंने ऐसी रचनाएं बनाई है, ये आपको पूर्णतः समझाने के लिए बनाई है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। भाई रटने से काम चलता नहीं बायोलॉजी में, क्योंकि इतने शब्द है कितना रटोगे, हर चीज का पता होना चाहिए यहाँ पर है। ठीक है, डायग्राम आप टेढ़ा मेढ़ा गलत सलत कैसा ही बना लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए रचना कौन सी है, परमानेंट मेमोरी में रहोगे भूलोगे नहीं। देखना ये जो विलाई है पूरी संरचना, इसकी सतह पर पाई जाने वाली ये जो कोशिका है, इस कोशिका के ऊपर ये छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। ये सीलिया मैंने आपको दर्शाए हैं, इन सीलिया को हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जिसको हिंदी में सूक्ष्मांकुर कहा जाता है, माइक्रोविलाई। समझ में आ गई ये चीज क्लियर? देखो ये जो माइक्रोविलाई है ये क्या काम करते हैं, ये माइक्रोविलाई भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं, भोजन का जो अवशोषण है उसकी सतह को बढ़ा देते हैं। बात समझ में आ गई? देखना ये जो प्रत्येक माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई की अगर संख्या पूछी जाए तो प्रति घन मिमी जो है मोर देन 10 लाख माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई की संख्या भी काफी ज्यादा होती है, हालांकि ये आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जनरली ध्यान रखो तो ठीक है, नहीं कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो विलाई है, इस विलाई के भीतर ये रक्तवाहिनी है जो इसमें रक्त लेकर के जा रही है। ठीक है, ये रक्तवाहिनी का जाल पाया जाता है। बात समझ में आ गई? ब्लड वेसल जो है इसके अंदर पाई जाती है। ब्लड वेसल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसी विलाई के अंदर एक और नलिका होती है, रक्तवाहिनी के अलावा एक और नलिका होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लैक्टियल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टियल वाहिनी।
लैक्टियल वाहिनी कहते हैं। और ये लैक्टियल वाहिनी क्या करती है, ये वसा का अवशोषण, ये वसा के अवशोषण में महत्वपूर्ण होती है। किसमें अवशोषण में महत्वपूर्ण होती है, वसा के अवशोषण में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आगे देखो, ये जो रसांकुर होते हैं, यानी ये जो विलाई होते हैं, इन विलाई के बीच में आप ये देख रहे हैं गर्तनुमा संरचना पाई जा रही है। इस गर्तनुमा संरचना को हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लीबर क्यूहेन, जिसको हिंदी में आप लिखोगे तो लीबर क्यूहेन की दरार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लीबर क्यूहेन या लीबर क्यूहेन की दरार कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। क्यों महत्वपूर्ण चीज है, ये इसलिए महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि इस क्रिप्स ऑफ लीबर क्यूहेन में कौन से भाग में, इलियम वाले भाग के अंदर इसके नीचे जो है वो लसिका उतरू की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पेयर्स पेचेज कहते हैं। कौन से भाग में पाई जाती हैं, यहां नहीं लिख रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, पेयर्स पेचेज। पेयर्स पेचेज कहां पाए जाते हैं, पेयर्स पेचेज क्रिप्स ऑफ लीबर क्यूहेन वाले भाग में लसिका उत्कुल का समूह या लसिका उत्तर की कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है इलियम भाग के अंदर। देखो ये मैं जो आपको संरचना बता रहा हूं, ये संरचना पूरी इंटेस्टाइन में होती है ऐसी की ऐसी। ठीक है, यानी ड्यूडेनम में भी है, जेजुनम में भी है और इलियम में भी है। लेकिन ये जो कोशिकाओं के नाम बताऊंगा, ये भाग स्पेसिफिक पार्ट में पाई जाती है और यही कोशिकाओं के नाम पूछे जाते हैं। पेयर्स पेचेज किससे संबंधित है, हालांकि जनरली इतना डेप्थ पर्टिकुलर पार्ट से नहीं पूछ करके केवल ये दे दिया छोटी आंख बड़ी आंख आमाशय ऐसा ही दिया जाता है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी के अंदर अगर अच्छे कंपटीशन की बात करो तो वहां पर आपको ये पूछा जाएगा कि पेयर्स पेचेज कौन से भाग में, तो वहां इलियम मिलेगा। ठीक है, यानी छोटी आंत के भी तीनों भाग मिलेंगे। तो पेयर्स पेचेज का क्या काम होता है ये भी बता देता हूं। पेयर्स पेचेज जैसा नाम बताया, ये लसिका कोशिकाओं का समूह, लिम्फोइड टिश्यू है ये, मतलब ये भोजन के साथ आने वाले जो बैक्टीरिया वायरस है उनके कारण छोटी आंत की आंतरिक सतह पर संक्रमण ना हो, उस संक्रमण से बचाने का काम पेयर्स पेचेज करते हैं। ठीक है, यानी सूक्ष्म जीवों से इसकी सुरक्षा करती है। बात समझ में आ गई, आगे देखना। यहाँ कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। पूरी छोटी आंत के जो 3 भाग है उनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं, उनके नाम मैं याद रख रहा हूं और वही कोशिकाएं आपसे जनरली पूछी जाती हैं। देखो, पहला भाग है ग्रहणी भाग, और ग्रहणी भाग के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्रंथि कहते हैं। और ब्रूनर्स ग्रंथि कहां पाई जाती है, लिख लो एक बार आप लोग। ब्रूनर्स ग्रंथि जो है इस ग्रहणी पूरी आहार नाल की जो दीवार है उसमें 4 परत होती हैं। उनमें से एक परत है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। देखो बात थोड़ी सी ज्यादा स्टेटस की है, लेकिन एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो इन चीजों को माइंड में मत रखो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग इस चीज को तैयार रखो कि ग्रहणी के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। ग्रहणी के कौन से, ब्रूनर्स ग्लैंड भी जो ग्रहणी की दीवार है उसमें कहां पाई जाती है, सब म्यूकोसा भाग में पाई जाती है। काम क्या है इसका, ये म्यूकस का श्रावण करती है। म्यूकस क्या है, म्यूकस एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, जो इसकी आंतरिक सतह पर एंजाइम से सुरक्षा करता है। बात समझ में आ गई। ब्रूनर्स ग्लैंड किसकी विशेषता है, इसकी विशेषता है। आगे देखो, इसके अलावा और कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पेनेट से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पेनेट कोशिका। ये पेनेट कोशिकाएं भी ग्रहणी के अलावा जो आगे वाले भाग है यानी जेजुनम और इलियम, ज्यादा ये किसमें मिलेंगी, जेजुनम और इलियम में मिलेंगी। इनका क्या काम है, इनका काम है लाइसोजाइम, किसका श्रावण करना,
लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, उसका श्रवण करना। क्या काम करता है ये सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है? सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करता है। पेयर्स पेचेज बताया आपको भी, पेयर्स पेचेज क्या काम करते हैं? ये भी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा करते हैं। कहाँ पाया जाता है ये पाई जाती है मुख्यतः इलियम व जेजुनम, इन दो भागों के अंदर ही पेयर्स पेचेज पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? देखो इसी प्रकार से इनके अंदर और सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम एंटेरोसाइट्स कहते हैं। एंटेरोसाइट्स लिख देता हूं हिंदी में, एंटेरोसाइट। देखना ये एंटेरोसाइट क्या करती है। एंटेरोसाइट का काम है अंतर की जो आंतरिक सरफेस है वहां पर ये लवणों का स्रावण करती है, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट्स यानी धनाइन और ऋणाइन का स्रावण करती है एंटेरोसाइट्स। ठीक है, एक और नाम जो इनसे जुड़ा हुआ है, ये जो कोशिकाएं दिख रही है ना आपको, इन्हीं के बीच में एक और कोशिकाएं पाई जाती हैं विशेष प्रकार की, जिनको कहते हैं MALT। इस MALT का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है म्यूकोसोमल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसोमल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। देखो ये म्यूकोसोमल क्या है बताऊंगा आपको। आरएनए की जो दीवार है उसमें 4 परतें होती हैं। सबसे अंदर वाली जो परत होती है उसको म्यूकोसा कहते हैं। तो उस म्यूकोसा के अंदर भोजन के साथ आने वाले जो बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करने के लिए लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन्हीं लसिकाओं को MALT कहा जाता है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि MALT कहाँ पाया जाता है। तो MALT जो है ये पूरी आंत के अंदर पाया जाता है, यानी पूरी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर पाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, ये कुछ कोशिकाओं के नाम है जैसे ब्रूनर्स ग्लैंड, एंटेरोसाइट, पेनेट सेल, इसके अलावा पेयर्स पेचेज। ये आपको ध्यान रखने, ये कोशिकाएं किससे संबंधित है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये किससे संबंधित है? ड्यूडेनम से, पेनेट्स, पेयर पेचेज, जेजुनम और इलियम से। पेनेट सेल्स जो है वो भी जेजुनम और इलियम से ही संबंधित है। एक चीज और कहता हूं आपको मैं यहाँ पर, देखो ग्रहणी भाग के बारे में तो मैंने आपको लगभग पूरा बता दिया है। उसके बाद में जेजुनम और इलियम के बारे में बता देता हूं। जेजुनम भाग में क्या है जिसको हम मध्यांतर भी कहते हैं। अगर पूछा जाए भोजन का पाचन, तो भोजन का सबसे ज्यादा पाचन तो कहाँ होगा? ड्यूडेनम में होगा। लेकिन उसके बाद में पाचन की जो क्रिया हो रही है, यानी पाचक एंजाइम ज्यादा वहां स्रावित हो रहे हैं, लेकिन पाचन की जो क्रिया हो रही है वो ज्यादा समय तक कहां तक चलती है? इस जेजुनम के अंदर चलती है। और इलियम भाग जो है, इस इलियम भाग के अंदर भोजन का सर्वाधिक क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है आंत्र के जो तीनों भाग हैं, इन तीनों भागों में से ये जो आप देख रहे हो विलाई, इस विलाई की जो आकृति है वो तीनों भागों में अलग अलग प्रकार की होती है। ग्रहणी में जो विलाई पाए जाते हैं वो चौड़े होते हैं, पत्ती नुमा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, इस मध्यांतर में और इस इलियम भाग के अंदर जो ये रसांकुर पाए जाते हैं, इनकी आकृति जो होती है ये इसके अंदर त्रिकोणाकार होती है, ट्राइएंगुलर होती है। और इस जो जेजुनम पार्ट है उसके अंदर यहां से थोड़े से आप गोलाकार कह सकते हो, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों भाग है उनके अंदर ये पाए जाने वाली जो विलाई है उनकी आकृति क्या होती है? अलग अलग होती है। ये त्रिकोणाकार आकृति ऐसी है, इस प्रकार से ऊपर से ये तीखे हैं। ये त्रिकोणाकार आकृति के कारण ही सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इस इलियम भाग के अंदर होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि छोटी आंत के इलियम भाग में ही सबसे ज्यादा अवशोषण क्यों होता है और किसी भाग में क्यों नहीं होता, तो उसका आंसर यह है क्योंकि इलियम भाग के जो विलाई है उन विलाई की आकृति जो स्पाइंडल शेप होती है तर्करूपी होती है, जिसके कारण भोजन के अवशोषण के लिए ज्यादा सतह उपलब्ध हो पाती है, बजाय इसकी जेजुनम और ड्यूडेनम भाग के जो रसांकुर है उनकी तुलना में। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये अपना छोटी आंत्र के लिए है। छोटी आंत के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन सी कोशिकाएं होती है।
बात समझ में आ गया। इसमें कौन कौन से पाचक एंजाइम्स काम करते हैं वो अलग से अपना वीडियो होगा जिसमें हम पाचन की पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पर बताऊंगा। इसमें जुड़ने वाली जो दूसरी डक्ट है यकृत की और अग्नाशय की, वो भी आपको अलग से बताया जाएगा। इस वीडियो के अंदर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया गया और एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से ही आता है डाइजेशन। या तो क्वेश्चन आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मिलेगा या फिर इस स्मॉल इंटेस्टाइन में से मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। बढ़िया से डायग्राम बना करके एक बार प्रैक्टिस करोगे सारा तैयार हो जाएगा। ये कोशिकाओं के नाम जरूर याद रखना। ठीक है, जय हिंद।